हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पुर्तगाली कंपनियों के भारत आगमन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कैसे 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का सबसे पहले एक नए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत आगमन होता है, जहां कालीकट के जो राजा रहते हैं जमोरिन, उनका स्वागत करते हैं। फिर जब वास्को डी गामा वापस जाता है तो पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल आते हैं और फिर वो दूसरे व्यापारी यात्री के रूप में आते हैं जो पुर्तगाल के रहते हैं, और जो तीसरे उसके बाद फिर से वास्को डी गामा आते हैं, और ऐसे करके पुर्तगाली व्यापारियों का क्रम चलता है। और फिर हम लोगों ने देखा कि इसी क्रम में 1503 में और 1505 ईस्वी में जो पुर्तगाली व्यापारी रहते हैं उन्होंने क्या किया कि कोचिन और कन्नूर में अपनी अपनी फैक्ट्री डाल दी। और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था कि कैसे जब पुर्तगाल के जो शासक रहते हैं वो देखते हैं कि भारत में व्यापार का बहुत फ़ायदा है, तो उन्होंने क्या किया था कि भारत में एक वायसराय की नियुक्ति कर दी। पुर्तगाली वायसराय को नियुक्त करके वो भारत भेजते हैं और वहीं से शुरू हो जाता है भारत में अधीनता का क्रम, यानी कि अधिकार का क्रम विदेशियों के। ठीक है, इतना तक हम लोगों ने देखा था और इसके आगे भी कुछ देखा था, जैसे कि जो वायसराय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय जो रहते हैं वो हैं अल्मीडा, जो सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आते हैं। फिर उनके कामों के बारे में देखा। फिर अल्बुकर्क आते हैं, उनके कामों के बारे में देखा, जैसे कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से गोवा पर को छीन कर उस पर अधिकार कर लिया था। फिर कुछ महत्वपूर्ण वायसराय जो थे, जैसे नीनो दा कुन्हा और अल्फांसो डिसूजा, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर आज हम लोग देखेंगे पुर्तगाली कंपनियों या फिर पुर्तगाली यात्रियों के बारे में कुछ अन्य बातें, जिनको जानने के बाद, जिसे पढ़ने के बाद आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पीछे हम लोग ने जहाँ तक पढ़ा था वहाँ मैं आपको रिकॉल करवा चुकी हूँ। उसके बाद आज मैं आपको बताती हूँ कि जब पुर्तगाली कंपनियों का भारत आगमन हुआ था उस समय भारत की स्थिति क्या थी, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं, जब पुर्तगाली कंपनियों की भारत आगमन हुई उस समय भारत में जो थी समस्त शक्तियाँ जो थी फ्रेंड्स, वो बहुत ही छोटे छोटे भागों में विभाजित थी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एकता नहीं थी आपस में। जो भारत था वो संगठित नहीं था और वो छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित था और हर क्षेत्र के अपने अपने राजा थे और उनमें बनती नहीं थी, वो एक दूसरे के ही शत्रु बने बैठे थे। और इसका जो लाभ है वो पुर्तगालियों ने भरपूर उठाया और अपना एकाधिकार वो करते चले गए। लेकिन और जब शक्तियाँ जो थीं वो छोटे छोटे भागों में जब विभाजित थी, उनमें एकता नहीं थी, तो उनमें स्वाभाविक है कि कोई भी ताकत नहीं होगी, क्योंकि संगठित रहने में ही ताकत होती है। लेकिन उस समय एक गुजरात के शासक थे, वो थे, उनका क्या नाम था फ्रेंड्स? महमूद बेगड़ा। क्या नाम था? महमूद बेगड़ा। उन्होंने क्या किया था कि अपने क्षेत्र की शक्ति को एक संगठित करके उन्होंने रखा था, और वो जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो उस समय एक महमूद बेगड़ा ही थे जो गुजरात के शासक थे, वही सबसे मजबूत थे। बाकी जो उत्तर भारत की जो छोटी छोटी जो शक्तियाँ थी वो छोटी छोटी शक्तियों में विभाजित थी, यानी कि छोटे छोटे भाग में विभाजित थी, उनमें एकता नहीं थी। उसके बाद आप लोगों ने विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, या मैं जब मेडाइवल हिस्ट्री को कवर करूँगी तो उसमें इन पार्टों को मैं डिटेल्स के साथ कवर करूँगी फ्रेंड्स। तो ये जो बहमनी साम्राज्य था, ये भी क्या हुआ था कि एक मजबूत साम्राज्य के तौर पे जाना जाता था। लेकिन जब पुर्तगालियों का जब आगमन होता है भारत में, उस समय क्या होता है कि ये बहमनी साम्राज्य भी बहुत ही छोटे छोटे भागों में विभाजित था। और फ्रेंड्स,
ये नौ सेना जो शक्ति थी वो विकसित नहीं थी भारत की। आप देखते होंगे कि उस समय जब पुर्तगाली आए थे भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा था, और मुगल वंश के जो शासक थे वो क्या हुआ था कि औरंगजेब के बाद, फ्रेंड्स औरंगजेब के बाद नहीं, जो अकबर थे जब वो थे तो उन्होंने पूरे भारत को एक शक्ति में बांध दिया था। लेकिन उनके बाद जो भी शासक हुए वो अकबर इतना सफल नहीं हुए थे पूरे भारत को बांधने में। लेकिन मुगल शासकों ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि कोई विदेशी आक्रमण भी भारत पर हो सकता है, यानी कोई यूरोपीय देश भी समुद्र के मार्ग से भारत की खोज करते हुए यहाँ आएगा और समुद्र पे उसका एकाधिकार हो जाएगा। तो ऐसा उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था। इसलिए उन्होंने कभी इस क्षेत्र पर जो उन्हें नौ सैनिक जो विकसित करने चाहिए थे, जो जहाज रानियों का निर्माण करना चाहिए था, इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए थी, इस पे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि उस समय जब कंपनियों का जब आगमन होना शुरू होता है तो एक तो एकता की कमी है, फिर नौसेना शक्ति भी विकसित नहीं है, तो जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनको भारत पर एकाधिकार करने में मदद मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक तो हमने देखा कि भारत की स्थिति पुर्तगालियों के आगमन के समय सच कहिए तो अच्छी नहीं थी। सारे सम्राट छोटे छोटे शक्तियों में विभाजित थे, ऊपर से नौसेना शक्ति भी इतनी विकसित नहीं थी कि वो पुर्तगालियों का सामना कर सकते थे। अब पुर्तगालियों के आने का आखिर मंतव्य क्या था, वे क्या सोच कर भारत आए थे? तो फ्रेंड्स इसके पहले भी हमने बताया था कि जो अल्बुकर्क आया था, एक तो वो साम्राज्य विस्तार की नीति से आया था, व्यापार तो करना ही चाहता था लेकिन वो साम्राज्य विस्तार की नीति से भी आया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब अल्बुकर्क आया था तो उसने पुर्तगाली पुरुषों की का विवाह जो है, पुर्तगाली पुरुषों की शादी जो है वो हिंदू महिलाओं से करानी शुरू कर दी थी। तो इस प्रकार पुर्तगालियों का जो मंतव्य था फ्रेंड्स, वो जो था वो धर्म का प्रचार करना भी था, ईसाई मत का भी प्रचार करना था। वो चाहते थे कि सभी को ही ईसाई बना दें, और ये उनका छुपा हुआ एजेंडा था। ठीक है, और दूसरा जो पुर्तगाली जब आए थे तो वो चाहते थे कि जो भी व्यापारिक क्षेत्र हैं उन पर, उस सभी पर उन्हीं का अधिकार हो, और बाकी किसी को व्यापार करने वो नहीं देना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया कि एक तो ईसाई मत का प्रचार भी किया था, और इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों पे अत्याचार भी किए। और फिर उन्होंने क्या किया कि हिंद महासागर पे भी अरब को व्यापार से बाहर करके उन्होंने अधिकार कर लिया। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये हिंद महासागर पर अधिकार जो किया उन्होंने, अरब व्यापारी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत मजबूत थे, फिर भी अपने शासन के मात्र 15 वर्षों में ही, आप यहाँ देख सकते हैं कि मात्र 15 वर्षों में ही किन्होंने पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, और जो पूरी तरह एकाधिकार जो बोलते हैं वो कर लिया हिंद महासागर पर। इसके पीछे भी हम लोगों ने देखा था कि फारस की खाड़ी यानी कि होर्मुज बंदरगाह पर, फिर मलक्का पर अधिकार, दीव पर अधिकार, ऐसा उन्होंने बहुत जगह किया था। उनका जो छुपा हुआ मंतव्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना, और लोगों और जो था कि चारों तरफ जहाँ जहाँ व्यापारिक क्षेत्र थे, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र थे, वहाँ पे एकाधिकार करना। अब हम लोग जानेंगे आगे पुर्तगालियों द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। पिछले वीडियोस में जो हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, उसमें हम लोगों ने देखा था कि पहले तो अल्बुकर्क से शुरुआत होती है, और फिर मीनू दा कुन्हा आते हैं जिन्होंने क्या किया था कि 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया था, और 1534 ईस्वी में तो दमन पर अधिकार उनका हो ही गया था। तो आगे भी उन्होंने ये जो एकाधिकार जमाना जो उनका मंतव्य था उसे छोड़ा नहीं, और देखते जाइए कि उन्होंने क्या क्या किया। तो 1559 ईस्वी में उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स कि दमन पर अधिकार कर लिया।
क्योंकि उनका ये एजेंडा था कि उन्हें सारे व्यापारिक क्षेत्रों पर अधिकार करना है और दूसरे को व्यापार करने नहीं देना है। ठीक है, तो 1559 ईस्वी में इन्होंने दमन पर भी अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक एक करके वो सारे भागों पर अधिकार करते चले गए। लेकिन 1595 में भारत में पूर्वी देशों में डच व्यापारिक कंपनियों की एंट्री होती है और यहीं से पुर्तगालियों का जो पतन है फ्रेंड्स वो आरंभ हो जाता है। जब ये डच आए तो पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि कोई भी यूरोपीय देश यहाँ पर आकर व्यापार करे, लेकिन डच भी बहुत मजबूत थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि डचों ने पुर्तगालियों से युद्ध लड़ना शुरू कर दिया और इसी क्रम में 1596 ईस्वी में फ्रेंड्स 1596 में उन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया से इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। इस तरह पुर्तगालियों की कुछ शक्ति जरूर कम हुई। उसके बाद भारत में अंग्रेज़ की एंट्री होती है। 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों को हराकर सूरत में उन्होंने कारखाना स्थापित कर लिया। इन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या किया 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को हराकर सूरत में कारखाना स्थापित कर लिया। 1641 ईस्वी में मलक्का पर डचों का अधिकार, जो मलक्का पर अल्बुकर्क ने अधिकार किया था उस पे क्या किया 1511 ईस्वी में 1641 ईस्वी में अब यहाँ पे डचों का अधिकार हो जाता है। और इस तरह आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो पुर्तगालियों की शक्ति थी, जो मुख्य शक्ति थी, वो धीरे धीरे करके छीन होती चली जाती है। अब दूसरा क्या होता है कि 1659 ईस्वी में श्रीलंका भी क्या होता है कि पुर्तगालियों के हाथ से छीन जाता है। कब 1659 में 1659 ईस्वी में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से छीन जाता है। उसके बाद 1663 ईस्वी में फ्रेंड 1663 ईस्वी में जो मालाबार के दुर्गों पर जिन्होंने अधिकार किया था पुर्तगालियों ने, उस पे क्या किया कि डचों ने मालाबार के सभी दुर्गों पर जो जो दुर्ग बनवाए गए थे पुर्तगालियों द्वारा उस पे क्या किया कि डचों ने अधिकार कर लिया और पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। निर्णायक रूप से खदेड़ने का मतलब ये हुआ कि लगभग पुर्तगालियों का जब व्यापार पर जो एकाधिकार था, वह वर्चस्व था, वो अब समाप्त हो चुका था। लेकिन पुर्तगाली पूरी तरह भारत से अभी भी गए नहीं थे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा कि पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति, फिर पुर्तगालियों का मंतव्य देखा और उनके द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध के बारे में देखा। अब हम लोग पुर्तगालियों के पतन के बारे में जानेंगे कि आखिर उनका पतन अचानक से हो कैसे गया, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया एक तो दूसरे व्यापारिक कंपनियों की भारत में आगमन होती गई और वे क्या किए, पुर्तगाल से युद्ध लड़ते लड़ते पुर्तगाल कमज़ोर होने लगा था। उसके बाद क्या हुआ कि 1580 ईस्वी में फ्रेंड्स 1580 ईस्वी में पुर्तगाल का स्पेन के साथ विलय हो गया। आप जैसे देखते हैं ना कि आज बैंक मर्जिंग जो होते हैं, उसी तरह पुर्तगाल और स्पेन का विलय हो जाता है। और जब ये विलय होता है उस समय स्पेन बहुत ही कमज़ोर देश रहता है और चूँकि पुर्तगाल भी कमज़ोर हो रहता है, लेकिन विलय के बाद भी ये देश मजबूत नहीं होते हैं और उनकी स्थिति और कमज़ोर पड़ती जाती है। दूसरा, डकैती एवं लूटमार की नीति। पुर्तगालियों का क्या था कि उन्होंने जब देखा कि जब वो नहीं जीत रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ उनका अधिकार था और वहाँ से जब कोई भी अपना व्यापारिक दस्ता लेकर चलता था या व्यापारिक जहाज लेकर चलता था फ्रेंड्स, तो वो क्या करते थे पुर्तगाली कि उन्हें लूट लेते थे और इससे दूसरे देश के जो व्यापारी थे या फिर जो भी जनता थी वो बहुत परेशान चल रही थी, बहुत दुखी थी उनसे। और फिर
मैंने ये तो आपको बता ही चुका है कि डचों एवं अन्य व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष वे तो संघर्ष करते करते उनकी शक्तियाँ कमज़ोर होती चली गई और एक एक जो जहाँ जहाँ उन्होंने एकाधिकार किया था अपना, वहाँ से उनका अधिकार चला गया और इस तरह से उनकी शक्तियाँ कमज़ोर होती चली गई। और मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इस क्रम में उन्होंने क्या किया कि भारतीयों एवं भारतीय शासक जो थे उनके प्रति धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। धार्मिक असहिष्णुता की नीति यानी कि वे ज़बरदस्ती क्या करते थे कि भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे, इसलिए जो जनता थी उसमें काफ़ी आक्रोश फैला हुआ था। दूसरा, पुर्तगाली राजा का बहुत अधिक नियंत्रण भी था। और एक था फ्रेंड्स कि जो पुर्तगाली आए थे उनका जो मंतव्य था कि बस व्यापार पे एकाधिकार करना, बस व्यापार करना और दूसरे जो यूरोपीय देश थे उनकी एंट्री ना होने देना। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया था कि कुछ क्षेत्रों पर ही, जो कुछ व्यापारिक क्षेत्र थे उन पर ही नियंत्रण रखा था, जैसे कि उत्तर अफ्रीका, दीव, दमन, गोवा इत्यादि पे। ठीक है, तो इस तरह से बाकी क्षेत्र को उन्होंने मिलाकर नहीं रखा और जो दूसरे जो देश आए और इसी कमजोरी का लाभ भी दूसरे देशों ने उठाया और पुर्तगालियों को इन क्षेत्रों से बाहर कर दिया। और ब्राज़ील की खोज हुई थी उसी समय। ब्राज़ील की खोज के बाद पुर्तगालियों का जो ध्यान था वो भारत की तरफ कम हो गया। क्या हो गया? भारत की तरफ कम हो गया। और होना भी था, क्योंकि जब पुर्तगालियों ने देखा कि अब मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, अब हम लोग नहीं जीत पा रहे हैं दूसरे व्यापारिक देशों से, तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो ध्यान था वो ब्राज़ील की तरफ केंद्रित कर लिया। और इससे भी जो दूसरी जो यूरोपियन कंपनियां थी उन्हें भारत में अपने पैर जमाने में बहुत ही मदद मिली। और लास्टली जो पुर्तगाली थे वो भारत से कब गए, तो ये मैं बता दूं आपको कि ये 1961 में फ्रेंड्स, 1961 में ये पुर्तगालियों की भारत से पूर्ण वापसी होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पुर्तगाली जो सबसे पहले आए थे वो भारत से सबसे बाद में गए, क्योंकि जो कुन्हा ने जो 1510 ईस्वी में सॉरी फ्रेंड्स 1530 ईस्वी में जो अपना गोवा को जो मुख्यालय बनाया था वो पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। और बाकी तो सारे देश के सारे भाग से वो चले गए थे, लेकिन गोवा से वो अंततः 1961 में जाते हैं। और इस तरह पुर्तगालियों की कहानी खत्म होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा और आप मेरे पढ़ाए हुए वीडियोस से ज़रूर कुछ ना कुछ सफल ज़रूर होंगे। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।